नमस्कार मित्रों, पुनः आज एक अति शिक्षाप्रद व जीवनोपयोगी कहानी के साथ। इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि शत्रु से कैसे सावधान रहना चाहिए। शत्रु यदि बलशाली है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, इस कहानी के अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौओं की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौओं का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू निवास किया करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत ही पराक्रमी राजा था। उसने कौओं को तो उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वह भोजन तक नहीं करता था। मित्रों, जब अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उसके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौओं की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौओं, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौओं से अपना सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौआ बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेनी चाहिए। वह जो शर्त रखे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मन से पीटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौओं ने काँव काँव करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौआ चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौआ बोला, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सयाने कौवे ने सलाह दी कि अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों की सहायता लेनी चाहिए। कौओं में सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौआ था, जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा। महाशय, आप चुप हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए। स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। राजा मेघवर्ण चौंका। यह आप क्या कह रहे हैं स्थिरजीवी? स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस बैठे हमारे सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौओं को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे। क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिरजीवी को
झापड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से बाहर निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। मित्रों, उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण करने का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने को चल दिया, परंतु वहाँ एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारा सामना करने के बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थू। सारे उल्लू हू हू की आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने कौं कौं की आवाज़ निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इसका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित भी कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उसको एक नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व पराक्रमी राजा कर रहे हैं, हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे धक्का देकर कौवों की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सयाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौवों के घर का भेद हमें बताएगा। मित्रों, राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। राजा स्थिरजीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहाँ अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ, इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह रहने दीजिए। वहाँ बैठकर मैं आपके गुण गाते रहने की इच्छा है। इस प्रकार स्थिरजीवी गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा। तुम मुझे ज़्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहाँ से सदा सदा के लिए यह कहते हुए चला गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मित्रों, कुछ दिनों के बाद स्थिरजीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। उसने राजा से कहा, सरकार, सर्दियाँ आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो सके। धीरे धीरे लकड़ियों का काफ़ी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी उड़कर सीधे ऋष्यमुख पर्वत पर जा पहुंचा। वहां मेघवर्ण और कौवों सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब
निकट के जंगल से जहां आग लगी है वहां से एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना ने जलती लकड़ियां चोंच में पकड़कर स्थिर जीवी के साथ गुफाओं में आ पहुँचे। स्थिर जीवी गुफा के द्वार पर ढेर लगाई गई लकड़ियों में आग लगा दी। सभी उल्लू जलने से या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। मित्रों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपना कीमती राय कमेंट में अवश्य ही दें। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।